नमस्कार साथियों, मैं हूं कुलदीप जांगीड़। आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल में स्वागत है दोस्तों। दोस्तों जैसा कि अपन बात कर रहे हैं मनोविज्ञान के बारे में, और मनोविज्ञान के बारे में दोस्तों अपन बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आपके रीट के सिलेबस में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं उस सिलेबस की अपन बात कर रहे थे। यूनिट फर्स्ट की दोस्तों अपन बात कर रहे थे, और यूनिट फर्स्ट में जो है अपन बात कर रहे थे अभिवृद्धि और विकास के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? अभिवृद्धि और विकास के बारे में। अभिवृद्धि और विकास के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया था कि अभिवृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है। बालक का विकास और अभिवृद्धि किस तरह से चलता है और इनका क्या क्या योगदान रहता है दोस्तों बालक के में, तो ये मैंने आपको सभी बातें बता दी थी। इसके बाद दूसरी अपन बात करें दोस्तों, अपनी जो पिछले वाली क्लास थी उसमें अपन बात कर रहे थे अभिवृद्धि वो विकास के जो सिद्धांत हैं उनके बारे में अपन बात कर रहे थे। दोस्तों जो सिद्धांत होते हैं उनका मतलब ये रहता है कि वो उस सिद्धांत का पालन करता है। नियम अलग चीज होते हैं दोस्तों और सिद्धांत अलग होते हैं। नियम तो कोई भी बना सकता है, किसी के लिए एक रूल फॉलो करना है या फिर गलत हो सकता है या सही हो सकता है, लेकिन जो सिद्धांत बनते हैं दोस्तों उसका मतलब सिर्फ बालक के जो दिनचर्या है, जो बालक की जो क्रिया रहती है उसके प्रति दोस्तों अपन सिद्धांत कहते हैं उनको। सिद्धांत का मतलब दोस्तों जो मैंने सिद्धांत बताए हैं, जैसे मैं 1 सिद्धांत, 2 सिद्धांत, 3 सिद्धांत, जितने भी सिद्धांत के बारे में बात कर चुका है दोस्तों, तो यानी कि वो बालक पे अभिवृद्धि और विकास के बारे में बताते हैं और उनका दोस्तों जो सिद्धांत है वो समन्वय स्थापित करते हैं। इसका मतलब ये होता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों पिछले वाली क्लास की। अपन बात कर रहे थे दोस्तों, यहाँ पे लिख देता हूं मैं किसके बारे में अपन बात कर रहे थे, अभिवृद्धि एंड विकास के सिद्धांत, विकास के सिद्धांत, इसकी अपन बात कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, जिसमें अपन ने पहले सिद्धांत की बात करी थी दोस्तों। देखिए अपन जो भी अपनी क्लास लगी थी पिछले वाले उसको रिकवरी करेंगे, क्योंकि ये सिद्धांत के बारे दोस्तों एक सिद्धांत दूसरे सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। तो अपन पहले सिद्धांत जो मैंने बताया था दोस्तों, पहला सिद्धांत कौन सा था जल्दी से बताओ मुझे। जिसने दोस्तों लाइक कमेंट नहीं किए हो, शेयर नहीं किया हो वीडियो को, सबसे पहले लाइक वीडियो शेयर कर दिया करो। कुछ नहीं चाहता दोस्तों, आपका सिर्फ 2 सेकंड का समय लगेगा, जिसमें आपके जितने भी फ्रेंड रहेंगे, जितने भी आपने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, आप कम से कम दोस्तों अपने फ्रेंड सर्किल या फिर आपके जो सहपाठी हैं जो आपकी क्लास में हैं, रीड के साथ पढ़ रहे हैं, तो उनको आप पहले दोस्तों वीडियो शेयर कर दीजिए करें, ताकि वो भी देख सके और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके अपने चैनल में। बस यही हमारा उद्देश्य रहता है और आपका यही काम होना चाहिए, और पढ़ाई फर्स्ट होना चाहिए दोस्तों। और बाकी लाइक कर, जैसे आप क्लास में आते हो सबसे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिया करो। ऐसे 15 दोस्तों 15-20 जने लाइव आ जाते हैं, लेकिन लाइक तो 2, 3, 5 ही करके जाते हैं, तो ये गलत बात है ना दोस्तों। आपके लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं और आप लाइक भी नहीं कर सकते वीडियो को। ठीक है दोस्तों, पहले वीडियो को लाइक कर दे। देखो पहले जो सिद्धांत की उसकी बात कर रहे थे अपन दोस्तों, निरंतरता का सिद्धांत किसकी बात कर रहे थे दोस्तों अपन, निरंतरता के सिद्धांत। इस सिद्धांत के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो बालक का विकास होता है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है दोस्तों? बालक का जो विकास होता है वो निरंतर चलता रहता है। ये जरूर है कि दोस्तों उसमें मैंने सेकंड वाला जो नियम बताया था अनियमितता, यानी कि तीव्र भी हो सकता है, धीमा भी हो सकता है, या फिर वापस तीव्र हो सकता है विकास। लेकिन अनियमितता के साथ साथ दोस्तों जो विकास होता है वो निरंतर चलता रहता है, यानी कि जीवन पर्यंत तक चलता है। जन्म से प्रौढ़ावस्था से शुरू होता है दोस्तों। कहाँ से शुरू होता है सिद्धांत? बताया था मैंने आपको, प्रौढ़ावस्था से वो जीवन पर्यंत तक चलता है, जीवन पर्यंत तक चलता है। ठीक है दोस्तों, कहाँ से शुरू होता है? प्रौढ़ावस्था से शुरू होता है। इसके बाद दोस्तों जन्म के बाद, किसके बाद दोस्तों? जन्म के बाद दोस्तों क्या होता है? अभिवृद्धि होना शुरू हो जाती है। अभिवृद्धि जो किसका भाग है दोस्तों? अभिवृद्धि क्या हो जाती है दोस्तों? प्रारंभ हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? प्रारंभ हो जाती है। यानी कि जन्म के बाद तो दोस्तों अभिवृद्धि प्रारंभ होती है, और जो मानव का जो जीवन है वो विकास से शुरू होता है। किससे शुरू होता है दोस्तों? मानव का जो जीवन है, मानव का दोस्तों जो जीवन है
किससे प्रारंभ होता है दोस्तों? विकास से प्रारंभ होता है। किससे प्रारंभ होता है दोस्तों? विकास से प्रारंभ होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैंने दूसरे नियम की बात करी थी, जिसका नाम बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख के। दूसरा नियम कौन सा था? अनियमितता का नियम, सिद्धांत। सॉरी, अपन सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं, अनियमितता का सिद्धांत। सुनना दोस्तों, चाहे दोस्तों जो विकास होता है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। कैसे दोस्तों? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। विकास क्या है? हमेशा होता रहता है, कभी रुकता नहीं है। लेकिन दोस्तों इसमें एक अनियमितता पाई जाती है। अनियमितता का मतलब है दोस्तों, यहाँ पर किसकी बात करेंगे अपन? अनियमितता का। अनियमितता का मतलब है दोस्तों, यानी कि जो अवस्था, जिस बालक की जो अवस्था रहती है उसमें विकास कैसा हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि शेष अवस्था में जो विकास की जो वृद्धि रहती है वो कैसी रहती है? तीव्र रहती है। बालक जल्दी जल्दी से सीखता है और बालक जो है जैसे उसकी हाइट की बात करें दोस्तों, उसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें, यानी कि वहां पर किसकी बात हो रही है? अभिवृद्धि की बात हो रही है। तो अभिवृद्धि भी दोस्तों कितनी तेजी से होगी, लेकिन बाल्यावस्था में दोस्तों वो धीमी पड़ जाएगी। और वैसे ही बाल्यावस्था में दोस्तों विकास जो है धीमा पड़ जाएगा। और फिर किशोर अवस्था आएगा दोस्तों, किशोर अवस्था में जो है ताकत भी बढ़ जाती है और जो उसमें गुण पाए जाते हैं, याद करने की क्षमता, ऐसे गुण पाए जाते हैं दोस्तों, तो वो वापस वहां पर तीव्र हो जाते हैं। यानी कि शेष अवस्था में दोस्तों तीव्र होता है, फिर बाल्यावस्था में धीमा पड़ जाता है, फिर वापस किशोर अवस्था में क्या है दोस्तों? तीव्र हो जाता है। मैंने बताया था आपको, एग्जाम्पल बताया था कि जो शेष अवस्था में जो लंबाई बढ़ती है, अगर मान लो बाल्यावस्था में भी उसी अकॉर्डिंग लंबाई बढ़े तो बालक की लंबाई तो फिर तो 50 फीट के ऊपर चल जाएगी। जैसे मान लो अगर शेष अवस्था में 5 साल की आयु में दोस्तों लंबाई बढ़ती है 2 फीट 2.5 फीट होता है, तो उस अनुसार तो 10 साल में दोस्तों 5 फीट हो जाना चाहिए। 20 वर्ष की जो आयु आएगी उसमें तो 20 फीट हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसमें क्या पाई जाती है दोस्तों? अनियमितता पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तीसरे सिद्धांत की अपन बात करें दोस्तों, तीसरा सिद्धांत बताया था मैंने, व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है दोस्तों? व्यक्तिगत विभिन्नता। देखो दोस्तों, सेकंड सिद्धांत क्या है? अनियमितता। विकास में क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है दोस्तों, लेकिन अनियमितता का सिद्धांत भी उसमें लागू होता है। अनियमितता के साथ दोस्तों वो चलता रहता है, लेकिन अनियमितता के साथ साथ दोस्तों बालक में जो है व्यक्तिगत विभिन्नता भी पाई जाती है। मान लो दोस्तों, देखो व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब है भिन्न भिन्न प्रकार के बालक, यानी कि उसमें दिखने में भी अलग होता है दोस्तों, और विकास अभिवृद्धि में भी दोस्तों अलग प्रकार के होते हैं। आपने देखे होंगे दोस्तों, जैसे जो पिछड़े वर्ग के बालक रहते हैं या फिर जड़ बुद्धि बालक रहते हैं, उनका रहने का ढंग ही अलग रहता है एक सामान्य बालक से। देखा है ना? ऐसे कोई पागल जैसे बालक रहते हैं जो दोस्तों, जिनके लार निकली रहती है मुंह थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा करके चलते रहते हैं दोस्तों, तो उनका मतलब रहता है यहाँ पर पूर्ण विकास नहीं हो पाता उन बालकों का। समझ में गए दोस्तों? बालकों का जो है वहां पर पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। वो कारण है दोस्तों व्यक्तिगत विभिन्नता। बालक भिन्न भिन्न प्रकार के बालक रहती है। अब दोस्तों पर बात करें सेकंड और थर्ड के रिलेटेड लेके चल रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुनना। यहाँ पर सेकंड नियम लग रहा है दोस्तों, अनियमितता होती रहती है, लेकिन एक बालक में दोस्तों जैसे अनियमितता है, शेष अवस्था के बालक की बात करें, शेष अवस्था किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? शेष अवस्था के बालक कर रहे हैं। लेकिन व्यक्तिगत विभिन्नता में क्या होगा दोस्तों? शेष अवस्था में जैसे बालक है 0 से 5 वर्ष का बालक है, ये भी 0 से 5 वर्ष का बालक है, लेकिन एक बालक, फर्स्ट बालक जो है वो सामान्य बालक है। क्या है? सामान्य। लेकिन सेकंड वाला जो बालक है वो जड़ बुद्धि बालक है। कौन सा बालक है दोस्तों? जड़ बुद्धि बालक। क्या है दोस्तों? जड़ बुद्धि बालक है। यानी कि दोस्तों एक बालक की जो मैं बात कर रहा हूं, इस बालक की मैं बात कर रहा हूं यहां पर, और एक जड़ बुद्धि बालक ये रहा। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण क्या होगा दोस्तों? ये सामान्य बालक दोस्तों जो है आराम से नॉर्मल तरीके से जो सीखता है, नॉर्मल तरीके से इसकी ग्रोथ होगी, लेकिन जो जड़ बुद्धि बालक है दोस्तों वो सामान्य जैसा नहीं रहेगा। यानी कि अनियमितता होते हुए भी दोस्तों बालक जो है, बालक का विकास कैसे होता है? व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। व्यक्तिगत विभिन्नता कैसे होगी? एक ही समय में दोस्तों 2 बालकों ने जन्म लिया, एक ही समय में 2 बालकों में जन्म लिया, लेकिन दोनों बालक अलग अलग प्रकार से हैं। यानी कि कोई बालक अगर काला है तो कोई गोरा है, कोई बालक दोस्तों अगर प्रतिभाशाली बालक पैदा हो रहा है
तो कोई बालक जड़ बुद्धि या मंद बुद्धि पैदा हो रहा है, यानी कि उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाएगी। अनियमितता होते हुए भी दोस्तों बालकों में क्या पाई जाती है, व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इसको लिख लो पहले आप, ये मिटा दो मैं इसको समझ लिया दोस्तों, लिख लिया आराम से। कोई समझ में आ रहा है ना सब कुछ? अगर आपको दिक्कत आ रही है दोस्तों, कोई समझ में, कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे बता दो। इसको मिटाऊंगा दोस्तों, आप लिख लीजिए पहले। ठीक है दोस्तों, मिटा दूं। इसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया था चौथा नियम, समरूपता का नियम। चौथे नियम की बात करें दोस्तों, अपन ने बताया था चौथे नियम की बात कर रहे थे, समरूपता का नियम। किसका? सम नियम। सुनना आराम से दोस्तों, क्या बताया था मैंने? समरूपता का नियम। देखो दोस्तों, तीसरा नियम बताया था मैंने व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम। अगर बालक में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, अलग अलग तरह के बालक है लेकिन उनमें समान रूपता पाई जाती है, यानी समान तरह से वो कार्य करते हैं। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सभी बालक पहले बैठना सीखते हैं, फिर घुटनों के बल चलना सीखते हैं, फिर बालक खड़ा होना सीखता है, फिर उसके बाद दोस्तों दौड़ना सीखेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों कि जड़ बुद्धि का बालक जो है वो पैदा होते ही खड़ा हो जाता है और खड़े होते ही दौड़ने लग जाता है, या फिर प्रतिभाशाली का बालक जो है वो उड़ने लग जाता है। ऐसा नहीं होगा ना दोस्तों। उसमें क्या पाई जाएगी दोस्तों? समरूपता पाई जाएगी। समरूपता पाई जाएगी दोस्तों। समरूपता का अच्छा एग्जाम्पल आप याद रखना, बालक सबसे पहले क्या करता है दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा छोटे अपने हाथों के बल पर वो चलना सीखता है, फिर दोस्तों अपने घुटनों, पैरों के घुटनों को भी, पहले पैर के घुटनों को जो है वो जमीन पर नहीं टच करता है, पहले हाथों के बल खींचता है, फिर घुटनों के, यानी कि घुटनों का विकास होता है दोस्तों, घुटनों पर जोर पड़ता है, यानी कि वहां पर गुणों का विकास होता है और कार्य क्षमता में दोस्तों क्या होती है? वृद्धि होती है। विकास हो रहा है और पैर बड़े होते जा रहे हैं, घुटने मजबूत हो जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। अभिवृद्धि के साथ साथ क्या हो रहा है दोस्तों? विकास भी हो रहा है। तो फिर घुटनों के बल चलेगा, फिर उसके बाद दोस्तों अपने हाथों पर भी जोर लगाएगा, यानी कि हाथों में गुणों में विकास होगा, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। फिर उसके बाद दोस्तों एक उंगली को, पिताजी उसकी उंगली पकड़ेंगे तो वो अपने पैरों के बल चलने लगेगा। ऐसा तो नहीं है ना दोस्तों, पैदा हुए जैसे बालक होते ही सबसे पहले वो खड़ा हो जाता है और चलने लगता है। उनमें क्या पाई जाती है दोस्तों? समरूपता पाई जाती है। व्यक्तिगत विभिन्नता होते हुए भी दोस्तों सभी बालकों में जो समरूपता पाई जाती है वो समान होती है। यानी कि सबसे पहले बालक क्या करेगा दोस्तों? सबसे पहले बालक क्या करेगा दोस्तों? बैठेगा, बैठना शुरू होता है दोस्तों सबसे पहले बालक का, फिर खड़ा होगा, खड़ा होना, खड़े होना, फिर चलना सीखेगा दोस्तों, फिर क्या? दौड़ना सीखेगा। ये सभी बालकों के लिए दोस्तों क्या है? समान है, इसीलिए इसको क्या बोला है? समरूपता का नियम बोला है। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? सभी डाउट क्लियर है दोस्तों? एक एक सिद्धांत समझ में आ रहा है दोस्तों? रिपीट करवाने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि मैं सिद्धांत, आप कहीं नहीं, ऐसा नहीं हो जाए कि दोस्तों पहले वाली क्लास में आपने क्या करा, पढ़ा और भूल गए। इसीलिए बार बार अपन उन्हीं चीजों को रिपीट करेंगे ताकि आपके दिमाग में, देखो दोस्तों जो सिद्धांत होते हैं ना, वो ऐसे एग्जाम्पल के साथ भी पूछ सकता है कि इसमें बालक में जो अभिवृद्धि हो रही है या विकास हो रहा है। तो ये आपको एक एक एग्जाम्पल में मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा। सबसे पहले दोस्तों आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा। मैंने बताया ना आपको कि मनोविज्ञान में दोस्तों लिखने का, पढ़ने का मैटर कुछ भी नहीं होता, और आजकल के एग्जाम्पल में दोस्तों जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनमें से कुछ भी नहीं आता। सब आता है दोस्तों व्यवहारिक क्वेश्चन और व्यवहारिक ज्ञान। जो मैं बोल रहा हूँ दोस्तों वो आराम से ध्यान से सुनना और उनके ही आधार पर आप पढ़ाई करना। ठीक है दोस्तों, देखो इसके बाद दोस्तों पांचवें नियम की बात करी थी मैंने। पांचवा नियम था समान प्रतिमान का नियम। किसका? समान प्रतिमान का नियम या समान प्रतिनाम का सिद्धांत। सॉरी, सिद्धांत चल रहे हैं, ये नियम नहीं, सिद्धांत। सिद्धांत दोस्तों लागू होते हैं, जबकि नियम क्या है? बनाए जाते हैं। नियम तो क्या बदलते रहते हैं बार बार, सिद्धांत ऐसे नहीं बदलते रहते। सिद्धांतों के लिए दोस्तों एक मनोवैज्ञानिक ने या वैज्ञानिक ने आधार पर बना के वो सिद्धांत बना। नियम तो आप भी बना सकते हैं कि यार मेरे घर का ये नियम है कि सब पैर के चप्पल जो हमारे स्लीपर है वो बाहर रखेंगे। तो ये सिद्धांत तो नहीं है ना दोस्तों। मनोवैज्ञानिक ने या वैज्ञानिक ने, साइंटिस्ट ने ऐसा तो नहीं बोला ना कि मकान के बाहर ही जो है अपन चप्पल खोल देते हैं। अच्छा आया समझ में? नहीं, एग्जाम्पल नियम होते हैं दोस्तों, आप खुद भी बना सकते हैं नियम। हर घर के, हर सिटी के, हर देश के, हर
मोहल्ले के नियम अलग अलग होते हैं, लेकिन सिद्धांत दोस्तों जो है सभी के लिए लागू होते हैं। नियम तो बदल जाते हैं, सिद्धांत नहीं बदलते। अब ये जो सिद्धांत बने हुए ना, उसके आधार पे दोस्तों, यानी कि सबसे पहले बैठना, खड़े होना, चलना, फिर दौड़ना सीखता है, ये हो गया फिक्स। पूरे वर्ल्ड में यही सिद्धांत लागू होगा। इसके बाद दोस्तों अपन बात करें समान प्रतिमान के बारे में। समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत दोस्तों क्या कहता है, यहां पर एक वर्ड आ रहा है प्रतिमान, यानी कि जितनी भी प्रजाति रहती है, जितनी भी प्रजाति रहती है, प्रजाति क्या रहती है, जितनी भी प्रजाति रहती है, मानव की प्रजाति हो या जानवर की प्रजाति हो, हाथी की प्रजाति हो या फिर चूहे की प्रजाति हो या फिर कीड़े की प्रजाति हो या दोस्तों गाय की प्रजाति हो या फिर भेड़ की प्रजाति हो, वो अपनी प्रजाति के अनुसार ही दोस्तों उसका विकास होता है। अपनी प्रजाति के अनुसार, गाय की प्रजाति के, जो गाय का बच्चा रहेगा वो गाय की प्रजाति के अनुसार ही उसका विकास होगा। एग्जाम्पल बताया था दोनों में मैंने आपको कि देखो, शेर का बच्चा जब पैदा होता है तो ऐसा नहीं है कि दोस्तों गाय के समान घास खाने लग जाता है या घास खाए, वो शेर के समान ही प्रजाति होगी, यानी कि शेर के समान ही दोस्तों मांसाहारी का सेवन करेगा या फिर शेर के समान ही दिखेगा। ऐसा तो नहीं है ना गाय का जो बच्चा है वो शेर के समान दिखने लग जाए, ऐसा नहीं होगा। उसमें क्या रहेगा दोस्तों, समान प्रतिमान का सिद्धांत लागू होगा। मानव का जो बच्चा होता है, जैसे मानव का जो बालक ने जन्म लिया और 1 वर्ष में उसकी लंबाई बढ़ी दोस्तों 1 फीट या 1.5 फीट बढ़ गई। लेकिन हाथी का जो बच्चा जन्म होता है वो पैदा होते ही सबसे पहले 2 फीट का होता है, 2-2.5 फीट का होता है, और 1 साल बाद दोस्तों वो मानव के बच्चे के विकास से ज्यादा हाथी के बच्चे का विकास होता है। हाथी का बच्चा 1 साल बाद बहुत बड़ा दिखने लग जाता है और काफी ज्यादा उसमें विकास होने लग जाता है, क्योंकि वहां पर दोस्तों लग रहा है प्रतिमान का सिद्धांत, यानी कि अपनी प्रजाति के समान विकास करना। किसके समान दोस्तों, अपनी प्रजाति के समान, अपनी प्रजाति के समान विकास होता है, विकास होता है। यानी कि एग्जाम्पल दोस्तों मैं बताऊं आपको, बताया मैंने गाय का बच्चा गाय की प्रजाति के समान विकास करेगा। आया समझ में दोस्तों, यही बताया मैंने। जैसे बालक है, बालक ऐसा तो नहीं है कि गाय के समान उससे चार हाथ हो जाएंगे, 4 पैर हो जाएंगे या फिर 3 हाथ निकल जाएंगे, नहीं। मानव के बच्चे का जो विकास होगा वो मानव प्रजाति के समान होगा। ठीक है दोस्तों, ये हुआ दोस्तों समान प्रतिमान का सिद्धांत। आया दोस्तों समझ में, अच्छे से आ रहा है समझ में दोस्तों। अगर कोई आपको डाउटफुल चीज लग रही हो या फिर आपको कहीं पर प्रॉब्लम लग रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। कमेंट जारी रखा कर, जो जो मैं बोल रहा हूँ उसमें यस यस लगा के, और बिल्कुल एक तरह से ऐसा चलना चाहिए, बिल्कुल मुझे ऐसा लगे कि दोस्तों बिल्कुल आप इंटरेस्ट ले रहे हो पढ़ने में और मेरे जो प्रति जो आप रुचि बनी हुई है वो ऐसे ही बनाए रखें। ठीक है दोस्तों, अब आप जो आज के क्लास है दोस्तों उसमें नए नियम की अपन बात करने वाले हैं। अभी बात हो गई थी अपने कल 4 और 5 नियम तक की, अब बात करेंगे दोस्तों 6वां नियम। मिटा दो दोस्तों, लिख लिया? देखो 6वां सिद्धांत क्या था दोस्तों, उसका नाम है निश्चित दिशा का सिद्धांत। निश्चित दिशा का सिद्धांत, या फिर मस्तिष्क का 2 मुखी सिद्धांत भी बोलते हैं इसको, सिद्धांत। देखो दोस्तों, इस सिद्धांत के नाम से ही पता चल रहा है। क्या नाम से पता चल रहा है आपको लग रहा होगा, देखो निश्चित दिशा का सिद्धांत, एक लाइन आ रही है इसमें, निश्चित दिशा का सिद्धांत, यानी कि अपन किस सिद्धांतों के बारे में बात कर रहे हैं, अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि बालक का जो एक विकास होता है वो एक निश्चित दिशा होती है दोस्तों, ऐसे अपने हिसाब से नहीं चलता विकास या अभिवृद्धि, निश्चित दिशा के साथ उसका विकास होता है। बालक का विकास, यानी कि बालक का विकास निश्चित
दिशा से होता है, निश्चित दिशा के साथ होता है, निश्चित दिशा के साथ होता है, ठीक है। यानी कि बालक का जो विकास होगा निश्चित दिशा हो गया। और वो निश्चित दिशा कौन सी है दोस्तों? निश्चित दिशा कौन सी है दोस्तों? कैसे होता है बालक का विकास, बताइए अगर किसी को पता हो तो। निश्चित दिशा कौन सी होगी दोस्तों? सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर। बालक का विकास जो होता है दोस्तों सिर से पैर की ओर होता है, या फिर केंद्र से परिधि की ओर। कहां से कहां होता है दोस्तों? बालक का जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। देखो दोस्तों, बालक का जन्म हुआ, अब एग्जाम्पल से समझना, हर एक सिद्धांत दोस्तों एक एग्जाम्पल से समझ में आएगा, और मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दे के सबको, जितने भी दोस्तों, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको पूरा एग्जाम्पल समझ में आए, और पूरा जो सिद्धांत है दोस्तों एक एक सिद्धांत आपको अच्छे से समझ में आए। देखो, बालक का जो विकास होता है सिर से पैर की होता है, ये फैक्ट है कि सिर से पैर ही होता है। ऐसा नहीं है कि बालक का विकास पहले पैरों का विकास हो रहा है फिर सिर का विकास हो रहा है। देखो इधर, ये एक बालक है दोस्तों, मैंने बताया बालक, ये बालक बनाया मैंने, ये एक बालक है, ठीक है, ये बालक है। अब ये कह रहा है सिर से पैर की ओर, बालक का जो विकास होता है वो एक निश्चित दिशा के साथ होता है, और वो दिशा कौन सी है दोस्तों? सिर से पैर की ओर होती। देखो, बालक का सबसे पहले सिर आता है, और सिर में क्या होता है दोस्तों? दिमाग होता है। क्या होता है दोस्तों? दिमाग। अब दिमाग से दोस्तों बालक जो है वो अपने सभी अंगों को नियंत्रित करता है, समन्वय स्थापित करता है। दोस्तों अगर ऐसा बालक मुझे आप बता दीजिए जिसके पास दिमाग नहीं हो, वो फिर भी चल पा रहा हो। अगर आप दोस्तों कोई कहीं दीवार पे खड़े हो दोस्तों, किसी भी एक दीवार पे, जिसके पीछे इधर भी खाई हो और इधर भी खाई हो, ठीक है दोस्तों, आ रहा है समझ में? आप एक दीवार पे खड़े हो दोस्तों, वो दीवार के इधर भी खाई हो और इधर भी खाई हो। अगर बालक वहां से बिल्कुल एक सीधा खड़ा हुआ है, तो दोस्तों किसके कारण खड़ा हुआ है? पैरों के कारण जरूर खड़ा हुआ है दोस्तों, लेकिन वहां पर नियंत्रण कौन कर रहा है दोस्तों? सिर कर रहा है। यानी कि सबसे पहले दोस्तों किसका विकास होगा? सिर का विकास होगा। सिर से यानी कहां पर आएगा? सबसे पहले उसके दिमाग का विकास होगा, दिमाग के दोस्तों फिर आंखों का विकास होगा, फिर कानों का विकास होगा, फिर नाक का विकास होगा, फिर दोस्तों उसके धड़ का विकास होगा, फिर हाथों का विकास होगा, फिर उसके बाद पैरों का विकास होगा। कैसे होगा दोस्तों? बालक का जैसे ही जन्म होता है दोस्तों, तो सबसे पहले उसका विकास होता है आंखों पर, आंखों पर समन्वय स्थापित करता है वो, या आंखों को नियंत्रित करता है दोस्तों। बालक का जैसे ही जैसे जन्म होता है दोस्तों, तो सबसे पहले उसकी आंखें बंद रहती है, और आंखों से ही वो नियंत्रित करता है, यानी कि देखता है सबसे पहले, और बैलेंस नहीं बना पाता है। 15 से 20 घंटे या एक दिन बाद, बालक जैसे ही जन्म लेता है उसके एक दिन बाद दोस्तों वो अचानक से आंखें खोलता है और बंद करने लग जाता है। लेकिन जब जन्म होता है दोस्तों, उसके पहले वो आंखों में समन्वय नहीं बना पाता। कोई भी बालक दोस्तों अगर विकास होता है तो उसका आंखों का होगा, फिर दोस्तों धीरे धीरे वो क्या है, कानों से सुनने लगेगा और आवाज को पहचानेगा। आपने देखे होंगे ऐसे बालक जो दोस्तों आवाज तो इधर से करते हैं लेकिन देखते इधर है, इधर है, लेकिन वो समन्वय स्थापित नहीं कर पाते हैं। धीरे धीरे दोस्तों वो क्या होता है, विकास होता है। पहले आंखों का विकास होगा, फिर कानों, फिर उसके बाद दोस्तों वो अपने हाथों में जो है वो उंगलियों के विकास करने लगेंगे दोस्तों, अपने हाथों को इधर उधर हिलाने लगेंगे। तो धीरे धीरे वो क्या होता है, विकास होता रहता है। किधर से होता है दोस्तों? सिर से पैर की ओर होता है। फिर दोस्तों खड़े होने सीखते हैं, जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है, पहले हाथों पे जो है वो कार्य क्षमता का विकास होता है, और हाथों के बल जो है चलने लगता है। फिर उसके बाद दोस्तों खड़े होना, धीरे धीरे गिरेगा भी सही, खड़े होने लगेगा, फिर एक बार क्या है, खड़े भी होना सीख जाएगा और दौड़ने लग जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना दोस्तों सबसे पहले बालक पैदा होते ही दौड़ने लग जाता हो और उसके दिमाग का विकास ही नहीं हुआ हो, आंखों पे समन्वय नहीं हुआ हो, नियंत्रित ही नहीं कर रहा हो किसी चीज को? ऐसा नहीं होगा। कैसे होगा दोस्तों? बालक का विकास जो होगा सिर से पैर की ओर होगा। इसीलिए बताया गया है निश्चित दिशा का सिद्धांत। निश्चित दिशा का सिद्धांत यानी कि मस्तिष्क का दो मुखी, यानी कि मस्तिष्क से मुख की ओर विकास, फिर कहां तक जाएगा? पैरों की ओर जाएगा। और दोस्तों जो ये सिद्धांत है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, जो सिर से पैर की ओर जो सिद्धांत है इसको क्या बोलते हैं? सीफेलो मॉडल। क्या बोलते हैं? सीफेलो मॉडल। क्या बोलते हैं दोस्तों? सीफेलो मॉडल। सीफेलो मॉडल।
ये सिद्धांत क्या बताया दोस्तों, जो बालक का विकास होता है वो सिर से क्या होता है, पैर की ओर होता है। कैसे याद रखेंगे दोस्तों, सिर से याद रखना, सिर से सिफेलो। ठीक है दोस्तों, सिर से क्या होगा, सिफेलो मोडल। क्लियर है दोस्तों, एक अच्छे से समझ में आएगा आपको विकास कि बालक का विकास जो है निश्चित दिशा कौन सी है, सिर से पैर की ओर होती है। और ये जो सिद्धांत है इसको क्या बोला जाता है, सिफेलो मॉडल। यानी कि जो वर्तमान में जो बालक का विकास हो रहा है वो किसके कौन से नियम के आधार पर हो रहा है, सिफेलो मॉडल के आधार पर हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आया समझ में अच्छे से, मिटा दूं मैं इसको, लिख लो आप इसको। मिटा दूं दोस्तों, ये बात हुई दोस्तों निश्चित दिशा के सिद्धांत की। अब बात करते हैं दोस्तों 6-7 नियम की। कौन से नियम की, 7th वाला नियम, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। अभी तक जो सिद्धांत बताया उन्हीं पे आधार पर है दोस्तों सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। ये क्या बोलता है दोस्तों, जो बालक का जो विकास होता है, किसका विकास, बालक का विकास, बालक का शारीरिक विकास की अपन यहां पर बात कर लेते हैं। हम शारीरिक विकास, यानी कि दोस्तों शारीरिक विकास मतलब अभिवृद्धि की अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं। बालक का जो शारीरिक विकास होता है दोस्तों वो सामान्य रूप से होता है, पहले सामान्य रूप से होता है, फिर उसके बाद दोस्तों विशिष्ट गुणों का विकास होता है। विशिष्ट, सामान्य से दोस्तों विशिष्ट गुणों का विकास होता है। यानी कि कैसे होता है दोस्तों, सामान्य से विशिष्ट होता है। देखो सामान्य का मतलब होता है दोस्तों, पहले जैसे विकास हो रहा है शारीरिक विकास की अपन बात कर रहे हैं। शारीरिक विकास में दोस्तों जैसे एक बालक है, ये बालक है, ये इसका हाथ है दोस्तों। तो सामान्य, सामान्य कैसे होगा दोस्तों, इसमें एक मैंने पहले ही बताया था, जैसे हाथ की वृद्धि होती जाएगी, लेकिन जैसे जैसे हाथ की वृद्धि होती जाएगी दोस्तों तो उसमें एक गुणों का भी विकास होता है, उसकी कार्य क्षमता पर विकास होता है। उसकी क्या होगी दोस्तों, कार्य क्षमता पर विकास होगी। जैसे वो पहले 5 किलो वजन उठा पा रहा था, अब धीरे धीरे वो क्या कर रहा है दोस्तों, जैसे 1 साल बाद 2 साल बाद क्या होगा, उसके जैसे कार्य क्षमता में वृद्धि होगी तो वो क्या करेगा दोस्तों, एक विशिष्ट गुण उसमें उत्पन्न हो जाते हैं और वो जो है अब 10 किलो का वजन उठा पा रहा है। तो इसीलिए क्या बोला गया है दोस्तों, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। पहले सामान्य गुणों का विकास होगा, फिर उसके बाद दोस्तों उसमें विशिष्ट गुणों का विकास होगा। आप ये भी कह सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों उसमें जो बालक होता है वो बैठने लगता है, फिर उसके बाद दोस्तों हाथों से चलने लगता है, फिर खड़े होने लगता है, फिर दोस्तों दौड़ने लगता है। ये सब दोस्तों क्या है, सामान्य से विशिष्ट होता है। विशिष्ट अगर सामान्य बोलता तो मेरे क्या बोलता, ठीक है, सबसे पहले दोस्तों बालक जो होता है वो दौड़ने लगता है, फिर उसके बाद बैठ जाता है, फिर घुटने के बल चलने लगता है। ये क्या होगा दोस्तों, विशिष्ट से सामान्य। इसीलिए ये क्या होता है, गलत होता है। सामान्य से विशिष्ट गुणों का विकास होता है। ठीक है दोस्तों, आया समझ में ये सिद्धांत, ज्यादा इतना बड़ा इंपोर्टेंट सिद्धांत नहीं है कि सामान्य से विशिष्ट, आराम से समझ में आ रहा है। सबसे पहले बालक में जो विकास होता है वो सामान्य गुणों के विकास होते हैं। सामान्य शारीरिक जो विकास होता है वह अभिवृद्धि की जो विकास होता है सामान्य होते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों विशिष्ट गुण उसमें उत्पन्न होते जाते हैं। दोस्तों अगर मान लो आप 5 साल के बालक को कोई मैथमेटिक्स के फॉर्मूले दोगे तो कैसे याद करेगा, ये तो विशिष्ट गुण उत्पन्न होने के बाद जो उसका विकास होता जाएगा तब आएगा, जब वो 10th क्लास में पहुंच जाएगा तो 10th के फॉर्मूले याद करेगा। ठीक है दोस्तों, आया समझ में एग्जाम्पल। अब बिल्कुल इसको लिख लीजिए, इसको मिटा देता हूं फिर मैं ना। मिटा दो दोस्तों इसको। इसके बाद नेक्स्ट सिद्धांत की बात करते हैं अपन। इसके बाद दोस्तों 8 नंबर का जो सिद्धांत आएगा वो आएगा एकीकृत, एकीकृत या एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का
सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है दोस्तों? इसका नाम है एकीकृत का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। देखो दोस्तों, बालक का जो विकास होगा, किसका? बालक, ये एक बालक है दोस्तों, ये एक बालक है, ठीक है। इसका जो विकास होगा, क्या होगा दोस्तों? विकास होगा तो कौन से एकीकरण के आधार पर होगा दोस्त? किसके आधार पर होगा? एकीकरण के आधार पर होगा। एकीकरण के एक निश्चित अनुपात के साथ होगा, एक निश्चित अनुपात से विकास होगा। कैसे होगा दोस्तों? एग्जाम्पल समझना। जैसे दोस्तों बालक का जन्म होता है तो धीरे धीरे क्या होता है? विकास होने लगता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि एकीकरण का सिद्धांत वहां लगेगा दोस्तों जैसे बालक के हाथ का विकास हो रहा है, हाथ में गुण उत्पन्न हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि दोस्तों पैर कमजोर पड़ गए। धीरे धीरे निश्चित अनुपात के साथ दोस्तों विकास होता है। हाथ की लंबाई भी वैसे ही बढ़ेगी दोस्तों, तो उसके आधार पर पैर की। ऐसा नहीं कि दोस्तों पिछले 5 वर्ष में बालक के सिर्फ हाथ का ही विकास हो रहा है और आने वाले जो 5 वर्ष रहेंगे दोस्तों उसमें फिर पैरों का विकास होगा। फिर आने वाले जो 5 वर्ष रहेंगे दोस्तों उसमें सिर का विकास होगा। फिर आने वाले 5 वर्ष रहेंगे दोस्तों उसमें धड़ का विकास होगा। फिर आने वाले 5 वर्ष में दोस्तों उसकी आंखों का विकास होगा। नहीं दोस्तों, ऐसे नहीं होगा। विकास कैसे होगा दोस्तों? एकीकृत, एकीकरण के आधार पर, यानी कि एक निश्चित अनुपात के साथ क्या होगा? विकास होगा। हाथों के विकास के साथ साथ दोस्तों पैरों का विकास भी उसी टाइम चलता रही है। मैंने आपको बताया था दोस्तों, जैसे ही शेष अवस्था खत्म होती है, शेष अवस्था में जितना विकास होता है, तो जैसे ही रात के 12 बजे बाद जो अगला दिन आएगा उसमें उसकी बाल्यावस्था लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, 5वीं साल से जैसे 6ठे साल में पहुंचता है। तो ऐसा नहीं है कि दोस्तों रात के 12 बजे से ही उसका विकास जो है बाल्यावस्था में हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप ये भी कह सकते हैं जो 5वें वर्ष की जो 5वें वर्ष की अवस्था है वो भी बाल्यावस्था ही बोली जाती है, या तभी तो बोलते हैं पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। ये भी एक अवस्था ही होती है। किसकी? बाल्यावस्था के 2 भाग होते हैं। कौन सा? एक तो पूर्व बाल्यावस्था, एक उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है दोस्तों, इसीलिए बोला गया। आप ऐसा नहीं कह सकते कि एकदम से विकास होके आ गया। धीरे धीरे निश्चित अनुपात के साथ दोस्तों विकास होता रहता है और सभी सिद्धांत जो है विकास अभिवृद्धि के वो लागू होते रहते हैं। इस सिद्धांत के बारे में समझ में आया दोस्तों, एकीकृत और एकीकृत का सिद्धांत। यानी कि आप क्या कह सकते हैं दोस्तों, अगर हाथ का विकास होता है, अगर हाथ का विकास हो रहा है तो साथ के साथ में पैरों का भी विकास उसी टाइम हो रहा है, यानी कि एक निश्चित अनुपात के साथ चलेंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों उंगली का विकास होगा। मान लो जैसे हाथ के बालक का हाथ का विकास हो रहा है, ये बालक है, देखो इधर देखो, ये बालक है, अब ये इसकी उंगली का विकास हो रहा है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि उंगली का विकास होता जाएगा। अगर मान लो उंगली के अभिवृद्धि और विकास दोनों साथ लागू करेंगे तो उंगलियां तो इतनी बड़ी हो जाएगी दोस्तों और इसका हाथ यही रह जाएगा। नहीं, एक निश्चित अनुपात है। बालक में अगर उंगली में 3 टपोरे रहते हैं, 3 भाग रहते हैं ना उंगली में, तो उसी आधार पर उसका विकास होगा उंगली का। ऐसा नहीं है दोस्तों उंगली का विकास होता जा रहा है और हाथ वहीं रुक गए और पैर तो वहीं रुक गए। पैर इतने छोटे हो जाएंगे दोस्तों और हाथ जो है इतने बड़े हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। उसमें क्या होगा दोस्तों, एकीकृत और एकीकरण का सिद्धांत लगेगा। एक निश्चित अनुपात के साथ जो है बालक का विकास होता रहता है। ठीक है दोस्तों, आया समझ में यह सिद्धांत? कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ूं? ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे ना समझ में? यस यस बोल दिया करो मुझे, ताकि मुझे लगे कि हाँ आगे बढ़ रहा हूं मैं। ठीक है, लिख लो इसको या मिटा देता हूं। लिख लिया दोस्तों? आया समझ में दोस्तों? अब ये हो गई दोस्तों अपने विकास के कुछ सिद्धांत और रह रहे हैं दोस्तों, जो अपन उनकी बात आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि दोस्तों जो है अपनी क्लास लंबी हो जाती है और फिर आप बहुत सारी प्रॉब्लम है दोस्तों। कम पढ़ेंगे अच्छा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? कम पढ़ेंगे अच्छा पढ़ेंगे। समझ में वही आता है दोस्तों जो मैटर कम रहता है। ज्यादा मैटर अगर मैं एक साथ दूंगा तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। आराम से पढ़िएगा दोस्तों। साइकोलॉजी में बता रहा हूँ ना, साइकोलॉजी इतना अच्छा सब्जेक्ट है दोस्तों, जैसे जैसे अगर आप इंटरेस्ट बनाओगे ना बहुत मजा आने लग जाएगा। मेरी एक एक बात को आप ध्यान से सुना करें। लिखने का मैटर बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। अभी आने वाले टाइम में ऐसे भी टॉपिक आएंगे जिसमें भी बिल्कुल समझने वाले टॉपिक है। लिखने का कुछ भी नहीं है। मैं जब बोर्ड पे लिखता हूँ तो दोस्तों मुझे कुछ पता नहीं रहता कि यार क्या लिखूं, क्योंकि इसमें बोलने का ज्यादा है, समझने का ज्यादा है। विकास
आपका जैसे विकास होगा वैसे ही मैं समझा पाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को दोस्तों लाइक शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको पसंद आया हो दोस्तों तो मुझे धन्यवाद बोल दिया करें, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। और ठीक है दोस्तों, आने वाली क्लास में अपन अभिवृद्धि सिद्धांत के बारे में और भी बात करेंगे, और जैसे ही ये सिद्धांत पूरे हो जाएंगे दोस्तों तो मैं आपके सामने जो एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आए उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी, धन्यवाद।